Hello students, welcome to my channel. Dear students, today in this lecture we will discuss about application of Kohlrausch law, some commercial batteries like lead storage battery, dry cell, mercury cell, nickel cadmium cell or fuel cell, and also we will discuss about electrochemical setup of corrosion in this lecture. तो इससे रिलेटेड 7 पार्ट्स हैं वो इम्पीरियल क्लासेस बाय रतन सर के इस यूट्यूब चैनल की केमिस्ट्री 12th क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ वो ज़रूर वॉच करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में चलते हैं आगे। टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। तो अकॉर्डिंग कोलरॉश लॉ, limiting molar conductivity of any electrolyte is the sum of conductivity of cation and conductivity of anion each multiplied with their number। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम इसकी यही कर लेते हैं, टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ आपने पढ़ी है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो होती है कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ एनायन ईच मल्टीप्लाइड विद देयर नंबर, इनका प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ कोलरॉश लॉ ने बताई थी, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम यही कर लेते हैं कि थ्रू कोलरॉश लॉ वी कैन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड वन, to calculate degree of dissociation, degree of dissociation for a electrolyte। तो दूसरी एप्लीकेशन इसकी ये है, जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा नोड एम। मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू अल्फा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उससे हम मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो ये +1 में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हैं आप, K इज इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। ये रिलेशन जो है आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू देता है। अल्फा आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और C जो है ना वो मोलर कंसंट्रेशन होती है। फोर्थ वन, टू कैलकुलेट और डिटरमाइन, to determine solubility of sparingly soluble salt in water like सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, इस तरीके के जो इलेक्ट्रोलाइट है ना जो वाटर में लेस सोल्यूबल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है, उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ठीक है, वो एक तरीके से रिलेशन में होती है किसके साथ, सोल्यूबिलिटी के साथ। तो अज्यूमिंग उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही करते हैं हम। यानी कि जो मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन था ना, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। तो यहाँ मोलारिटी कंसंट्रेशन ही है और कंसंट्रेशन से सोल्यूबिलिटी को आपको कैलकुलेट करना है, तो इसी को आप रीराइट कर सकते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई सोल्यूबिलिटी। जो स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है
सिर्फ उनकी सोल्यूबिलिटी जो मॉडरेट सोल्यूबल है, जिनकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसको आप इस तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 4 एप्लीकेशंस हैं कोलरोस लॉ की। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं सम कमर्शियल बैटरीज में। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, नेक्स्ट टॉपिक कमर्शियल बैटरीज। कमर्शियल बैटरीज, तो जब हम कमर्शियल बैटरीज का डिस्कशन करें उससे पहले जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके 2 वेरिएंट हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 डिफरेंट वेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सेल एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल which is dead after a particular time period and cannot recharged। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनको एक निश्चित टाइम तक ही आप यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो डेड हो जाते हैं और उसके बाद आप उन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते। तो जब रिचार्ज नहीं कर सकते तो एक तरीके से यूज एंड थ्रो टाइप की आइटम होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्राइमरी सेल है, इसमें एग्जांपल लेते हैं हम ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। जो ड्राई सेल है ये तो रिमोट्स वगैरह के अंदर यूज होते हैं, आप सभी देखते हैं घर में, और जो मर्करी सेल है ये कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच, इनके अंदर होता है, बटन टाइप का, इसको बटन सेल भी बोलते हैं। सेकंड इलेक्ट्रो केमिकल सेल जो है वो होते हैं सेकेंडरी सेल। और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? सेल विच आर केपेबल टू रिचार्ज अगेन एंड अगेन, जिसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, जो एक मतलब एक बार यूज करने के बाद डेड नहीं होते हैं, बार बार इनको यूज कर सकते हैं। वैसे इनका भी एक लाइफ पीरियड होता है, ठीक है, पर्टिकुलर लाइफ पीरियड के बाद तो ये भी डेड हो जाते हैं, लेकिन इनको बार बार आप रिचार्ज कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल हम लेते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी सेल जो रिचार्ज नहीं हो सकते, जैसे कि ड्राई सेल, मर्करी सेल है, और सेकेंडरी सेल जिनको आप रिचार्ज बार बार कर सकते हैं, जो लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल है, इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो कमर्शियल बैटरीज के अंदर क्या होता है? मोर देन वन सेल, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं 2 और more cell arranged in series called battery। 2 या फिर 2 से ज़्यादा हो, ठीक है, एक से ज़्यादा कितने भी सेल हैं उनको सीरीज में अरेंज करके एक सेटअप तैयार करते हैं, तो उसको बोलते हैं बैटरी। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी होती है, उसमें मोस्टली 6 सेल होते हैं जो अरेंज्ड होते हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर या घर में जो इन्वर्टर है उसके साथ लगी होती है, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब कमर्शियल बैटरीज के बारे में मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल, so primary cell which cannot recharged and dead after a definite time period। ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशन करी। अब एग्जाम्पल करते हैं इसमें ड्राई सेल और मर्करी सेल का। ठीक है, ड्राई सेल और मर्करी सेल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई सेल,
इसकी खास बात क्या होती है कि जो ड्राई सेल है ना, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ मैं बोर्ड पे इसको रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ एक तरीके से डायग्राम को। तो ये इस तरीके का एक जिंक का कंटेनर होता है, ये जिंक का कंटेनर है, और इसमें पोरस पेपर का एक फर्दर कंटेनर और होता है जो इसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं हम। ये एक पोरस पेपर का एक कंटेनर और है, ठीक है। पोरस पेपर में से जो आयंस है ना वो मूव कर सकते हैं, एक तरीके से मेम्ब्रेन टाइप का काम करता है ये, ठीक है, साल्ट ब्रिज टाइप का काम कर देता है, ऐसे बोल देंगे हम। तो ये पोरस पेपर का सेकंड कंटेनर हो गया। अब जो इंटरनल कंटेनर है ना अंदर वाला, उसके अंदर फिल कर देंगे हम मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर। और जो आउटर ये वाली कैविटी है इन दोनों कंटेनर के बीच में, इसके अंदर फिल करते हैं हम अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट। ये जो पेस्ट है वो है जिंक क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, ठीक है। ये जिंक का कंटेनर है, और जिंक यहाँ पे ये जो कंटेनर है खुद ही एक इलेक्ट्रोड का काम करता है। अब जो इंटरनल इसका कंटेनर है, इसके बीचों बीच एक कार्बन की मैं लगा देता हूँ रोड, ऐसा, और इसके ऊपर स्टील का कवर होता है जो आप लोग देखते हैं। ये वाला पार्ट इसका है कैथोड, कैथोड, ठीक है। और ये जिंक जो है ये है एनोड का पार्ट, या मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो साइड होती है ना इसकी, ये अलग अलग कवर से कवर कर देते हैं हम, ठीक है। और जो बैक साइड है इसकी ये वाली, ये बिल्कुल ओपन रहती है, कॉइन के जैसा दिखता है यहाँ से, ये ऐसा ब्लैक सिल्वर टाइप का, ठीक है, ऐसा। तो ये जो है ना ये जिंक है, और इसका ये वाला जो टर्मिनल है वो है एनोड। तो ये एक सेल का सेटअप हो गया। ऊपर से इसको मैं कर देता हूँ बंद। तो ये एक ड्राई सेल है, ठीक है। इसमें आउटर जो कंटेनर है ना, इसके अंदर तो है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, और इंटरनल जो है ना उसके अंदर है मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर, ठीक है। अब जो रिएक्शन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड जिंक ऑक्सीडाइज टू जिंक आयंस, ठीक है। तो हम जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर क्या करेंगे, जिंक को ऑक्सीडाइज करेंगे, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगी ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड पे कंज्यूम होते हैं। एट कैथोड मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ना एज ए इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे, और अमोनियम आयंस जो अमोनियम क्लोराइड पेस्ट है उसके, इनकी प्रेजेंस में ये 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे तो मैग्नीज का होगा रिडक्शन, तो Mn2O3 बन जाएगा। तो Mn2O3 बन जाएगा प्लस अमोनिया और प्लस H2, ये इसके प्रोडक्ट। तो ये +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन। अब इस सेल की मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ड्राई सेल। तो जिंक जिसका ऑक्सीडेशन होता है प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड जिसका रिडक्शन होता है, और अमोनियम आयंस इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Mn2O3 प्लस NH3 एंड प्लस H2O, ठीक है। तो ये इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन हो गई ऐसे, ठीक है। तो ये एक ड्राई सेल का काम करने का तरीका होता है। अब इसमें एक छोटी सी कम्प्लेक्सिटी क्या है, ये जब कंटिन्यू आप इसको यूज़ करते हैं तो कंटिन्यू यूज़ करने से कई बार क्या होता है कि ये अमोनियम आयंस, अमोनिया गैस और H2O मिलते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो एक चिपचिपे सब्सटेंस के रूप में इसमें से रिप्लेट हो जाता है। तो कई बार सेल जो है ना वो एक
मतलब इस टाइप का चिपचिपा सब्सटेंस इसमें से रिलीज हो जाता है जब कंटिन्यू आप इसे यूज करते हैं, और बीच में इसे ब्रेक मिलता है तो ये वाली गैस इसमें से रिलीज हो जाती है। ठीक है, ऊपर एक बिल्कुल छोटा सा होल होता है यहाँ पे, कभी आपने ध्यान से देखा हो तो उससे रिलीज हो जाती है, जिससे ये जो सब्सटेंस है वो रिलीज नहीं होता। ठीक है, तो ये सेटअप है एक ड्राई सेल का। उसके बाद अगला एग्जाम्पल करते हैं मरकरी सेल का। नेक्स्ट है मरकरी सेल। तो मरकरी सेल को आप बटन सेल भी बोलते हैं, मरकरी सेल को बोलते हैं बटन सेल। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर क्या होता है, देखो इस तरीके का जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है बटन सेल जो आप देखते हैं रिस्ट वॉच में या कैलकुलेटर वगैरह में। ठीक है, तो इस तरीके से हम शो अगर करें इस सेल को, तो ये इसका अपर पार्ट दिखने में से, और इस तरीके से। ठीक है, और ये इसका कैथोडिक पार्ट हो गया इस तरीके से। ठीक है, कंटेनर ये भी जिंक का ही होता है, कंटेनर ये भी जिंक का ही होता है। ठीक है, और अंदर इसके इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो होता है KOH। ठीक है, और कॉम्बिनेशन होता है मरकरिक ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसका जो है वो है कैथोड, और ये वाला पार्ट इसका है एनोड। ठीक है, कैथोड एंड एनोड। तो अब इस सेल के अंदर देखो क्या होगा, एट एनोड जो जिंक आयंस है, क्योंकि जिंक है ना, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक इंट्रोड्यूस्ड विद OH नेगेटिव, जो OH नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कराएगा अपने को, इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सॉरी ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस रिएक्शन से जो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कहाँ होते हैं, कैथोड पे, कैथोड पे। ठीक है, तो कैथोड पे अपने पास है मरकरिक ऑक्साइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट। मरकरिक ऑक्साइड जो है ना, उसके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इंट्रोड्यूस होंगे इसके अंदर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो KOH के साथ एसोसिएटेड है। तो अब H2O जो है वो, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे, तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा मरकरी प्लस OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 OH नेगेटिव आयन कर देता हूँ। अब देखो मरकरी प्लस 2 से 0 में आई है तो रिडक्शन हो गया, और जिंक 0 से प्लस 2 के अंदर आए तो ऑक्सीडेशन हो गया। ये सेल की ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ मरकरी सेल, जिंक प्लस HgO, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, H2 से H2, तो इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। ठीक है, ये एक सेल की ओवरऑल रिएक्शन होगी, तो इसको बोलते हैं बटन सेल या मरकरी सेल। ठीक है, तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये दोनों प्राइमरी सेल जो है, प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल हैं दोनों के दोनों, और इनके बारे में आपको मैंने डिस्कशन किया, अभी ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी सेल जो है उसमें एग्जाम्पल करते हैं कमर्शियल बैटरीज के अंदर जो रिचार्ज हो सकते हैं। उसमें पहले हम बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की, लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल के अंदर 6 सेल होते हैं, 6, और वो सब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इस सेल की कैपेसिटी जो है ना वो रेज करने के लिए एक सेटअप होता है, उसके अंदर चेंज क्या होता है, ये जो 6 सेल है ना वो मेम्ब्रेन से या किसी फाइबर से सारे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं।
ठीक है, उससे इनकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि इनके जो एनोड और कैथोड है उन दोनों के ऊपर लेड सल्फेट कोटेड हो जाता है। लेड सल्फेट कोटेड होने की वजह से क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर सल्फेट आयन कम हो जाते हैं और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक अपरेटस है, सेटअप है सेल का। इस तरीके से एक सिंगल कंटेनर होता है ऐसा, इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, डाइल्यूटेड H2SO4, ठीक है, डाइल्यूटेड H2SO4। अब इसके अंदर जो एनोड है, एनोड वो होता है लेड, स्पंजी लेड, और कैथोड जो होता है ना वो होता है लेड ऑक्साइड। तो ये मैं कैथोड ले लेता हूँ ऐसे, हम 3 सेल का सेटअप रेड कर लेते हैं, 3 इनके पीछे आ जाएंगे इस तरीके से। ये इसका कैथोड हो गया ऐसा, ये तीसरा सेल है उसका सेटअप हो गया ऐसे, ठीक है। और इनको हम अरेंज कर देते हैं, ये वाला हो गया इसका एनोड, एनोड, और इन तीनों को कनेक्ट कर देते हैं ये वाला हो गया इसका कैथोड, ठीक है। जो एनोड होता है वो होता है लेड, और जो कैथोड होता है उस पे होता है लेड ऑक्साइड। ये कैथोड है लेड ऑक्साइड और ये एनोड है स्पंजी लेड। ये अरेंजमेंट है, और उसके बाद इसको ऊपर से हम कर देते हैं कवर इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है कि जो एनोड है उसके ऊपर मेरे पास है लेड, और लेड कॉन्टैक्ट में आते हैं सल्फेट आयन के जो भी इलेक्ट्रोलाइट के हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जिंक के, ये लेड के नहीं लेगा। लेड जब इसे इंट्रोड्यूस होगा 2 पॉजिटिव आयंस में, तो जब 2 पॉजिटिव लेड बनेगा ना तो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएंगे। और ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो एनोड पे इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं वो कैथोड पे कंज्यूम होते हैं। तो एट कैथोड आप क्या ले रहे हैं, लेड ऑक्साइड ले रहे हैं, लेड ऑक्साइड। जो लेड ऑक्साइड हैं वो सल्फेट आयंस और जो H पॉजिटिव आयंस हैं उनके इंट्रोडक्शन से ये 2 इलेक्ट्रॉन उनके साथ मिलके कंज्यूम करता है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, लेड सल्फेट PbSO4 प्लस H2O, ठीक है। तो देखो जिंक 0 से +2 में आ गया तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, और लेड +4 से +2 में आ गया तो जिंक का, लेड का हो गया यहाँ पे, लेड ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों सेल जो है वो अपने अपने, जो सेल की दोनों रिएक्शन है वो अपना अपना पार्ट पार्टिसिपेट से कंप्लीट करते हैं। अब ओवरऑल रिएक्शन इस सेल की अगर बात करूँ मैं, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो देखो लेड इसमें एनोड है, लेड ऑक्साइड कैथोड है, और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है। प्रोडक्ट आपका बन रहा है लेड सल्फेट प्लस H2, ठीक है। तो इस तरीके से लेड का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और लेड का ही रिडक्शन हो रहा है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये तो इसका वर्किंग हो गया। अब होता क्या है कि जब आप लगातार इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या बनेगा, लेड सल्फेट, और ये लेड सल्फेट जो है ना वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जब लेड सल्फेट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जमा होगा, ठीक है, एनोड और कैथोड दोनों पर लेड सल्फेट ही जमा होता है, तो डिपॉजिट होने की वजह से सेल की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उसकी जो वोल्टेज है वो डाउन होती जाएगी। अब इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं हम, एक तो मैंने बताया था कि जो अलग अलग सेल हैं उनको अलग अलग मेम्ब्रेन या स्ट्रिप से अलग कर देंगे। अगर सेपरेट रखेंगे तो वर्किंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी और जो ग्रेविटी है सेल की वो बनी रहती है।
उसके बाद हम करते हैं इसकी रिचार्जिंग। तो जब रिचार्जिंग करते हैं तो उस टाइम ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, तो क्या होगा, एट एनोड, हमने अभी बात करी थी कि एनोड के ऊपर क्या डिपॉजिट है, ये लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट डिपॉजिटेड है यहाँ पे, ये जो लेड था वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये लेड सल्फेट वापस 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा और दोबारा से लेड और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये सल्फेट आयन इस सेल की जो डेंसिटी कम हुई थी उसके अंदर वापस ऐड कर दिए, और जो लेड सल्फेट था वो दोबारा लेड पे आ गया। तो जो डिपॉजिटेड जो लेड सल्फेट था एनोड पे वो सारा रिमूव हो गया। अब कैथोड पे यहाँ भी डिपॉजिट है क्या, लेड सल्फेट। तो जो लेड सल्फेट है ना, ये वाटर से इंटरेक्ट होगा जब रिचार्जिंग करेंगे उस टाइम, तो दोबारा से लेड ऑक्साइड में, सल्फेट आयंस में, H पॉजिटिव आयन में H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये लिबरेट करेगा। तो इस तरीके से जो ये लेड सल्फेट कैथोड पे डिपॉजिट था वो भी रिमूव हो जाएगा। ऐसे में सल्फेट आयन एक बार फिर आगे सॉल्यूशन में, तो डेंसिटी वापस मेंटेन हो जाएगी, ग्रेविटी मेंटेन होगी, तो सेल दोबारा से वर्किंग में आ जाएगा। ये प्रोसेस होती है जब बार बार आप इन्हें यूज़ करते हैं ना, तो ये जो रोड है ये कंज्यूम हो जाती है। तो एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद, 2 साल 3 साल के बाद, जब इनका ये सिस्टम जो है वो रिवर्स होना बंद हो जाता है, तो ये सेल जो है धीरे धीरे डेड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कन्वेंशनल एक तरीके से फ्यूल सेल। फ्यूल सेल फ्यूल सेल, ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सेल को डिफाइन कैसे करेंगे, ए सेल इन विच फ्यूल कंज्यूम्ड इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये भी एक तरीके के गैल्वेनिक सेल ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे सेल हैं जिनके अंदर फ्यूल कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं। ऐसे सेल को हम क्या बोल देते हैं, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जो फ्यूल सेल है एक तो ये एफिशिएंट बहुत होते हैं, और सबसे पहले जो इसका एग्जाम्पल एग्जिस्टेंस में आया था वो आया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज ए फ्यूल एक्ट करते हैं, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है, इसको बेकन सेल भी बोलते हैं। ये जो इनके डिस्कवरर थे उनके रिस्पेक्ट में इनका नाम लिया जाता है, बेकन सेल जो है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल को, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यूज़ करते हैं इसको। तो अब हम चलते हैं आगे, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है या फ्यूल सेल है उसका एक्चुअली में सेटअप जो है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इस तरीके की अरेंजमेंट कुछ फ्यूल सेल में होती है। ये पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं जो एक तरीके से साल्ट ब्रिज के जैसा काम करते हैं, इनमें से आयंस मूव कर सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, ऐसा।
इस तरीके से, ये है कैथोड और ये है एनोड। इस तरफ से ऑक्सीजन जो है वो एंट्री करती है और इधर से हाइड्रोजन एंट्री करती है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंटरेक्ट होती है तो रिएक्शन से क्या बनता है, वाटर। जो वाटर है वो बीच में यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ये ड्रिंकिंग नॉन ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे वाटर जो है वो आ जाएगा। अब इसके अंदर जो है क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं हम, KOH या NOH टाइप का। ये एक इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, ठीक है, वो फिल करते हैं, जो इस सेल का एक तरीके से बेस होता है। अब होता क्या है कि जो एनोड है, एनोड वहाँ से एंट्री क्या हो रही है, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है ये एक तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है वो OH नेगेटिव आयन करवाएगा आपको प्रोवाइड। तो जो OH नेगेटिव आयन है वो इससे इंटरेक्ट होंगे और OH नेगेटिव आयन इससे इंटरेक्ट होंगे तो आपके पास यहाँ तो आ जाएगा H2O, ठीक है। और H2O जो है उसके साथ साथ क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 हाइड्रोजन थे और 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर दिए। H2O जो है आपके पास आ गया। ये हाइड्रोजन यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। अब जो कैथोड होता है, कैथोड की तरफ से क्या आ रही है, ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है ना वो इंट्रोड्यूस होती है H2O से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे कंज्यूम होते हैं, एनोड पे जनरेट होते हैं। हम पहले पढ़ रहे हैं ये चीज़। तो अब ये प्रोडक्ट जो है ना इसका OH नेगेटिव आयन जो है वो आ जाएगा। ये OH नेगेटिव आयन यहाँ कंज्यूम होते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम होते हैं। तो ये सेल की जो है कंप्लीट प्रोसेस होगी। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखें अगर इसकी, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2H2O, ठीक है। ये इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन होगी। बहुत ईजी सी रिएक्शन है। इस तरीके से यहाँ कंज्यूम होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और हमें मिलती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो। ये पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं और इनमें प्रेग्नेटेड होता है जो प्लैटिनम है, वो प्लैटिनम प्रेग्नेटेड होता है इसके अंदर, जो इलेक्ट्रोड कार्बन पोरस के होते हैं। और इसमें से जो आयंस है वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्टैक्ट में आते हैं और फिर वाटर जो है वो एक तरीके से बनेगा। अब वाटर जो है ये हम यूज कर सकते हैं हमारे पर्पज़ के लिए। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बढ़िया एग्जांपल है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, फ्यूल सेल। और फ्यूल सेल में हमने पढ़ा है बेकन सेल। अब जो एडवांटेज है इसकी, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, उसकी बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज वेरी एफिशिएंट, अप टू 70%। ये जो सेल हैं वो एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी वोल्टेज डाउन नहीं होती है, लंबे टाइम तक एक सी वैल्यू आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और वेरी एफिशिएंट होते हैं ये। सेकंड, पोल्यूशन फ्री होते हैं, पोल्यूशन फ्री होते हैं, ठीक है। और जो डिसएडवांटेज है इनका, उसकी अगर बात करें तो डिसएडवांटेज फ्यूल सेल का क्या होता है कि एक तो वेरी कॉस्टली होते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि प्लेटिनम वगैरह इनके अंदर यूज़ होता है। और दूसरा, नोट सो इजी टू मेंटेन, क्योंकि जो गैस सिलेंडर है उनको बहुत आसानी से, और हाइड्रोजन जैसी एक्सप्लोसिव गैस को बहुत इजीली हम मेंटेन नहीं कर सकते। ये हमारे लिए इसके जो है डिसएडवांटेज हैं और 2 इसके एडवांटेज है। तो ये बच्चों फ्यूल सेल है वो कंप्लीट होता है आपका। उसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जो एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप ही होता है। जो कोरोजन है, मेटल जो है, मेटल के ऊपर जंग लगता है तो जंग लगने से मेटल के ऊपर आ जाती है इम्प्योरिटी। तो 2 तरीके की मेटल वहाँ मैनेज होगी, एक जो जंग के साथ मिली हुई है इम्प्योर मेटल और एक होती है प्योर मेटल। इम्प्योर और प्योर मेटल जो है वो 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड का काम करेंगे। इम्प्योर और प्योर मेटल अलग अलग इलेक्ट्रोड का काम करेंगे और उनके बीच में मॉइस्चर या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काम करेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट। इस तरीके से कंप्लीट एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप हो गया। उसके बारे में पढ़ते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप इन कोरोजन। ठीक है, तो जो कोरोजन होता है वो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, वो कोरोटेड हो जाती है, कोरोटेड हो जाती है, जंग लग जाता है, इसको बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पे एग्जांपल देख रहे हैं ये सब कोरोजन के हैं, आयरन है, देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब कोरोजन के एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कोरोजन है उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप कैसे होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप के अंदर देखो क्या होगा कि जो आप एग्जांपल ले लें आयरन का, ये आयरन है, प्योर मेटल है, प्योर मेटल, और इसके ऊपर ये जंग लग गया, ये है रस्ट, और रस्ट का फॉर्मूला आपको पता है Fe2O3 2H2O होता है। तो ये वाला इम्प्योर मेटल है, इसके अंदर जो मेटल है वो होगी इम्प्योर, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड होगी। तो इम्प्योर मेटल जो है ना वो यहाँ पे कैथोड का वर्क करेगी, इम्प्योर मेटल एक्ट करती है कैथोड की तरह, और प्योर मेटल है वो एक्ट करती है एनोड की तरह, एनोड की तरह। ठीक है, तो अब इसके अंदर होता क्या है कि जो CO2 और मॉइस्चर होता है ना जो, वो एक्ट करता है, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो एनोड पे क्या होगा, एनोड प्योर मेटल का है तो प्योर मेटल का होता है ऑक्सीडेशन, और आयरन Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा। ठीक है, यहाँ जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो -0.44 वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जब आते हैं कैथोड पे, तो कैथोड पे जो लीड रोल प्ले करेगा वो कौन करेगा, वाटर, क्योंकि आयरन के साथ वाटर जो है ना वो मॉइस्चर है वो कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ H पॉजिटिव जो है ना, H पॉजिटिव जो है वो इंटरेक्ट होंगे किससे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, और जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे जनरेट हुए हैं वो कैथोड पे क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सेटअप हो गया, ये हो गया एक कंप्लीट सेटअप। इस तरीके से ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप इन कोरोजन। जो मेटल होती है उसमें इम्प्योर मेटल कैथोड होती है और प्योर मेटल एनोड होती है। ठीक है, प्योर मेटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन से जनरेट करेगी और इम्प्योर मेटल में जो H पॉजिटिव है वाटर के, वो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन जो है उसमें फर्स्ट मेथड तो आप बैरियर मेथड जो है आप छोटी क्लासेस से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीस लगा देंगे, ऑयल लगा देंगे, गैल्वेनाइजेशन वगैरह ये सब कर देंगे जिससे ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है वो मेटल के कांटेक्ट में ना आए। जो स्पेसिफिक मेथड हम यहाँ पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रो स्पेसिफिक मेथड, या फिर इसको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आयरन है ना उसको हम मोर रिएक्टिव मेटल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मेरे पास ये एक आयरन की पाइप है, इसको ऐसे पढ़िए आप, ये आयरन की पाइप है, इसको एक वायर के थ्रू मैं मैग्नीशियम मेटल के एक टुकड़े से कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मैग्नीशियम का क्या है, कम है, आयरन से कम है, तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है। तो ऐसे में जो जंग लगेगा और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने का काम करेगा ना वो कौन करेगा, मैग्नीशियम। तो जो रस्ट है वो मैग्नीशियम पे लगेगा, आयरन पे नहीं लगेगा। इस तरीके से आप जो है लोहा है या कोई भी मेटल है उसको उससे मोर रिएक्टिव मेटल के क्रिस्टल के साथ कनेक्ट करके जो उसका कोरोजन है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों इतना ही। आज आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग।